Hello dear student, again welcome into NPC online classes channel. Dear student, लास्ट हमने जो पॉइंट हमारा ख़त्म किया है, फिनिश किया है, उसका नाम था नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या स्पेशली बोले मादा जनन तंत्र। अब मादा जनन तंत्र के बारे में बात करें तो सेम वही चीज़ें जो हमने पहले डिस्कशन की हैं कि मादा जनन तंत्र में बहुत सारे क्या हैं अंग हैं। चूंकि ये शब्द लिया है तंत्र, और तंत्र किससे बनता है? बहुत सारे ऑर्गन से बनता है, अंगों से बनता है। तो उन अंगों को हमने जो मादा जनन तंत्र का भाग है उन अंगों को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला जो अंग है उसको हमने नाम दे दिया प्राथमिक जनन अंग या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और यहां पर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसका नाम है ओवरी या अंडाशय। आपके सामने जो डायग्राम दिखाई दे रहा है डियर स्टूडेंट, इसमें आप देखिए यहां पर ये दो जो स्ट्रक्चर हैं, दीज आर टू स्ट्रक्चर, और ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है? अंडाशय है। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट हमने लिया उसका नाम है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या द्वितीय जनन अंग। और द्वितीय जनन अंगों में हमें क्या क्या लेना है? एक देखिए यहां पर फैलोपियन ट्यूब है, यानी एक तो हमारे पास हो गया अंडवाहिनी। दूसरा जो भाग हो गया वो अपने पास ये भाग हो गया, इसका नाम है यूटेरस या गर्भाशय। और तीसरा ये जो भाग है, ये देखिए आप, ये भाग ये है वेजाइना या इसे बोलते हैं योनि। तो जो अंग मादा जनन तंत्र में शामिल हैं उन्हें हमने प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग में डिवाइड कर दिया। प्राथमिक जनन अंग अंडाशय, ये देखिए ये अंडाशय वाला भाग है। द्वितीय जनन अंग अंडवाहिनी, गर्भाशय और वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना। अब अपन बात करें इसके अलावा क्या कोई ऐसी ग्रंथियां हैं जो मादा जनन तंत्र में क्या होती है? सहायक होती हैं। तो 2 ग्रंथियां और हैं, तो हम बोलते हैं उसको तीसरा, वो है सहायक जनन ग्रंथियां। और सहायक जनन ग्रंथियों में एक ग्रंथि हम पढ़ेंगे बार्थोलिन ग्रंथि, और दूसरी हम पढ़ेंगे वो है मेमरी ग्लैंड्स या स्तन ग्रंथि। तो अब हमारे पास फाइनली कितनी चीजें हो गई हैं? हमारे पास 3 चीजें हो गई हैं। प्राथमिक जनन अंग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अंडाशय, इट मीन्स ओवरी। सेकेंड द्वितीय जनन अंग सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें कौन कौन है? अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना। और एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, उसमें एक हो गई हमारे पास बार्थोलिन ग्रंथि और स्तन ग्रंथि। सो फर्स्ट हमारा जो कायदा होता है वो होता है किसके बारे में पढ़ने का? अंडाशय के बारे में पढ़ने का। तो अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो आज हमारा होगा ओवरी का या अंडाशय का होगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम आगे चले बेटा कि सबसे पहले मुझे जो आपको बताना है वो किसकी संरचना बतानी है? अंडाशय की संरचना बतानी है। तो हमारा जो पॉइंट हो गया वो ओवरी या ये हो गया अंडाशय। सबसे पहले आपसे ये पूछे कि जो ओवरी होती है या अंडाशय होती है वो किस आकृति की संरचना होती है? हमें शेप और साइज, शेप से मतलब है, साइज से मतलब नहीं है। तो ये जो ओवरी या अंडाशय होती है जो कि मादा में 2 होती है, दाएं और बाएं, ये दोनों बादाम की आकृति की होती है। और सबसे बड़ी बात, किससे? हमारी जो देह भित्ति होती है, एक होती है हमारी अधर देह भित्ति, एक हमारी होती है पृष्ठ देह भित्ति, अधर पृष्ठ, एक होती है पार्श्व देह भित्ति। तो ये हमारी जो ओवरी है या अंडाशय है जो कि मादा के अंदर पाई जाती है, और मुख्य कार्य क्या है? अंडाणुओं का निर्माण करना है। ये किससे जुड़ी होती है? हमारी पृष्ठ देह भित्ति से जुड़ी होती है। ये अपने पास हमारी कौन सी होगी? पृष्ठ देह भित्ति हो गई। और ये अपने पास बादाम की आकृति का कौन हो गया? अंडाशय हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, अब जिस संरचना द्वारा ये कौन सी भित्ति है?
यह है पृष्ठ देहभित्ति या डोर्सल वॉल, और जिस संरचना द्वारा ये जुड़ी है उसका नाम है मीजोवेरियम नामक ऊतक से ये जुड़ी होती है। तो आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी संरचना है जो अंडाशय को देहभित्ति से या डोर्सल वॉल से जोड़ने का काम करती है, तो आपका आंसर होगा मीजोवेरियम। अब डियर स्टूडेंट अपन आगे चलते हैं। ये जो आपके सामने आलमंड या बादाम जैसी आकृति दिखाई दे रही है, क्या है? अंडाशय है। और इस अंडाशय में प्रॉपरली कितने स्तर होते हैं बेटा? इस अंडाशय में जनरली स्तर होते हैं 3। एक व्हाइट लेयर हमने बना दी है, दूसरी हमने फिल लेयर बना दी है, और ये अपने पास थर्ड लेयर हो गई, और ये थर्ड लेयर अपने पास हो गई। तो कुल मिला के अंडाशय जो है वो कितने स्तरीय संरचना है? तो आप कहेंगे कि ये त्रिस्तरीय संरचना है। अब इन स्तरों के बारे में बात करें, ये बाहर का स्तर हो गया, ये मध्य स्तर हो गया, और ये आंतरिक स्तर हो गया। आपसे पूछा जाए कि जो अपने पास अंडाशय है उस अंडाशय का सबसे बाहरी स्तर जो है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है, जैसा कि एक नाम पहले भी आ चुका है, उसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो इसका जो बाह्य स्तर है उसका नाम क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जो इसका आंतरिक सेकंड नंबर का स्तर है उसका नाम है जर्मिनल एपिथेलियम, और जो थर्ड लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका प्रोपरिया। तीनों ही स्तरों की अपनी एक वैल्यू है। बाहर का स्तर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, सेकंड स्तर जर्मिनल एपिथेलियम जनन उपकला स्तर, और तीसरे का नाम है ट्यूनिका प्रोपरिया। अब देखिए, ये जो पूरा इसके अंदर का ये जो भाग है जो आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है, स्पेशली इस पूरे भाग के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि ये भाग स्ट्रोमा है। इस भाग को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। लेकिन इस स्ट्रोमा को भी हमने 2 भागों में बांट दिया है। ये जो हो गया इसका केंद्रीय भाग हो गया, सेंट्रल पार्ट हो गया, और ये पेरिफेरल परिधीय भाग हो गया। तो इस भाग को हम बोलते हैं, बाहर का भाग है, इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स स्ट्रोमा, या इसे बोलते हैं वल्कुट स्ट्रोमा। अभी जो अंदर का भाग है इसे हम बोलते हैं मेडुला स्ट्रोमा, या इसे बोलते हैं मध्यांश स्ट्रोमा। आपसे पूछे कि ये जो बाहर का भाग है, पेरिफेरल भाग है, जो परिधीय भाग है, जिसका नाम कॉर्टेक्स स्ट्रोमा है, इसमें क्या पाया जाता है? तो जब oogenesis क्रिया होती है, oogenesis इट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ओवम, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, अंडाणुओं का निर्माण, तब अंडाणुओं का निर्माण विभिन्न अवस्थाओं में होता है, विभिन्न प्रवस्थाओं में होता है। और ये जो प्रवस्थाएं होती है वो सारी कौन से भाग में पाई जाती है? स्ट्रोमा भाग में पाई जाती है। मेडुला भाग में मेनली ब्लड कैपिलरीज या रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं। अब आगे बात करें कि इस अंडाशय के अंदर इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो इसकी आंतरिक संरचना है, उसमें किस तरह से अंडाणुओं का निर्माण होता है, कौन कौन सी स्टेप इसमें पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर एक लेयर है उसका नाम है जर्मिनल एपिथेलियम या जनन उपकला स्तर। ये जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी लेयर्स हैं, सारी की सारी डिप्लॉइड हैं, 2n है। ओके डियर स्टूडेंट, अब स्टूडेंट क्या होता है, ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है जिसका नाम जनन उपकला स्तर है, इसकी कोई एक कोशिका विभाजन करती है, और विभाजन करती है कौन सा विभाजन? माइटोसिस या समसूत्री विभाजन करती है। और समसूत्री विभाजन करके बहुत सारी क्या बनाती है? फॉलिकल सेल्स बनाती है। ये बहुत सारी फॉलिकल सेल्स हो गई जो कि डिप्लॉइड हैं, क्योंकि माइटोसिस से बनी है। इसको हम बोल सकते हैं ये सेल जो है वो कौन सी है? आदि जनन कोशिका या प्रीमोडियल जर्म सेल। तो प्रीमोडियल जर्म सेल से में क्या हुआ? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन हुआ, और समसूत्री विभाजन से बहुत सारी कोशिकाओं का ये समूह बन गया। अब आपसे पूछे ये जो कोशिकाएं बनी हैं, इन कोशिकाओं का नाम है क्या? तो बेटा ये जो कोशिकाएं हैं इनको हम नाम देते हैं, ये हैं oogonia। ओके, दीज आर आल्सो नोन एज फॉलिकल सेल। एक महिला के अंदर खास बात ये होती है, जिस दिन वो पैदा होती है यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो की फॉर्म में होती है, तभी से उसके अंदर कौन सेल बन जाती हैं? फॉलिकल सेल बन जाती हैं।
यानी फॉलिकल सेल पहले से क्या है, फॉर्म्ड है, पहले से बनी हुई है। जब वो फीमेल, वो महिला जब युवावस्था में, एडोलसेंस में क्या होती है, एंटर होती है, तो उसके बाद ये जो oogonia है इनमें क्या होता है, विभाजन होता है। ओके, अब ये जो oogonia बनी है हमारे पास, ये oogonia जो है एक दूसरी स्टेप में पहुंचती हैं जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था। पहले विभाजन हुआ है, समसूत्री विभाजन, अब हो रही है कौन सी प्रावस्था, ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था। इस वृद्धि प्रावस्था में कोई भी विभाजन नहीं होता है, केवल कोई एक कोशिका, इतने सारे oogonia में से केवल कोई एक कोशिका अपने आकार में वृद्धि कर लेती है। यह आकार बढ़ा लिया और इसका नाम हो जाता है प्राइमरी oocyte। क्या नाम हो जाता है डियर स्टूडेंट, प्राइमरी oocyte। अब ये पूछिए कि कोई एक oogonia अपने आकार में वृद्धि कर रही है, साइज को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, फूड स्टोर कर रही है, स्पेशली इसके अंदर क्रोमोसोम्स भी क्या होते हैं, जाइंट क्रोमोसोम होते हैं, बड़े क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स की संख्या नहीं बढ़ती है लेकिन क्रोमोसोम्स की साइज क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। कोशिका द्रव्य की मात्रा, साइटोप्लाज्मा की मात्रा बढ़ जाती है, इसका जो न्यूक्लियस है उसकी साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इतने सारे चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस हम पढ़ेंगे कब, जब oogenesis पढ़ेंगे, अंडजनन पढ़ेंगे तब। तो एक तो इसमें चेंज हो गई, तो पूछे बाकी oogonia जो है उनका क्या काम है। तो बाकी oogonia जो है वो इसके चारों तरफ क्या हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं। किसके चारों तरफ, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ। और इन्हीं को हम नाम देते हैं कौन से सेल, फॉलिकल सेल या पुटकीय कोशिकाएं। इज इट क्लियर। अब ये स्टूडेंट ढंग से देखिएगा, हमारे पास दो चीजें यहां पर हैं। एक तो है हमारे पास प्राइमरी oocyte और सेकंड जो है हमारे पास है कौन सा सेल, फॉलिकल सेल। तो आप ये देखिए, ये तो है प्राइमरी oocyte जो डिप्लॉइड है, और ये इसके चारों तरफ जो है वो कौन सा सेल है, फॉलिकल सेल या पुटकीय कोशिकाएं हैं। ये डायग्राम हम पहले भी क्या कर चुके हैं, ड्रॉ कर चुके हैं ऊपर। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, तो पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग प्राथमिक पुटक, या इसे बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। इज दैट क्लियर। अब डियर स्टूडेंट हम आगे चलते हैं। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसके चारों तरफ कौन सी कोशिकाएं हैं, ये पुटकीय कोशिकाएं हैं, फॉलिकल सेल हैं। अभी सर्कुलर है, गोलाकार है। धीरे धीरे क्या होता है, ये जो सेल्स हैं ये होने लगती हैं आयताकार हो जाती हैं। अब देखिए इस तरह से ये जो सेल्स हैं इस तरह से ये इलोंगेटेड हो गई, लंबी हो गई, और आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि लंबे होने के बाद आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर एक कोशिकाओं की क्या, फॉलिकल सेल की क्या बन गई, एक परत सी बन गई है। ओके, टाइम बीइंग क्या होता है, अभी मैं थर्ड स्टेप में नहीं जा रहा हूं। टाइम बीइंग क्या होता है, ये जो इनकी ये वाल है जो एक दूसरे को क्या कर रही है, करेक्ट कर रही है, ये क्या हो जाती है, डिसोल्व हो जाती है। और डिसोल्व होने का रिजल्ट क्या होता है, इसके लुप्त होने का रिजल्ट क्या होता है, अपने पास ये हो गया 2n प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। अब यहां पर ये लेयर स्पेशली इसके डिसोल्व होने से इसके ऊपर बन जाती हैं 2 लेयर्स बन जाती हैं। किसके ऊपर, प्राइमरी oocyte के ऊपर। और ये जो लेयर बनी है इन परतों को हम बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, इन्हें हम बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा कहते हैं। इज इट क्लियर। इनिशियल स्टेज में जब ये क्या होती हैं, आपस में क्या है, दोनों अटैच हैं, जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में चिपकी हुई हैं। एक देखिए आप, प्राइमरी oocyte से अटैच है। टाइम बीइंग क्या होता है, ये अपने पास प्राइमरी oocyte है, 2n है, और ये जो लेयर्स जो मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा थी, जिन्हें हम आगे चल के थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना भी बोलेंगे, ये भी इससे अटैच है, लेकिन बाद में क्या होती है, इनके बीच में एक क्या बन जाती है, कैविटी बन जाती है। देखिए 2 लेयर है, और यहां पर ये जो बनी है ये एक क्या बन गई, ये कैविटी बन गई, और इस कैविटी को हम बोलते हैं एन, इसे हम बोलते हैं एंट्रम। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या बन गई, एक कैविटी बन गई, उस कैविटी का नाम क्या है, एंट्रम हो गया।
लेकिन अब गौर कीजिए इस जगह पर, यहां पर एंट्रम का निर्माण नहीं हुआ है। ये जगह वो जगह है जहां पर ये अभी भी लेयर्स किससे जुड़ी है, प्राइमरी oocyte से जुड़ी हैं। और इस संरचना को हम लोग जवाब आंसर देंगे कि भाई स्पेशली ये जो जगह थी जहां यह जुड़ी हुई थी उसका नाम होता है, वो होता है डिस्कस प्रोलीजियरस। सो डिस्कस प्रोलीजियरस वो जगह है जहां पर प्राइमरी oocyte से मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जुड़ी हुई है। इज इट क्लियर? अब ऐसी स्थिति में ये जो हमने नाम लिया है, ऐसी स्थिति में हम इसे बोल सकते हैं ग्रेफियन पुटिका। क्या बोल सकते हैं जी? ग्रेफियन पुटिका। अब मान लेते हैं ये ग्रेफियन फॉलिकल बन गई, अब ये आगे की ओर जाएगी। अब इसके अंदर प्राइमरी oocyte में होगा मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन होने से, मियोसिस होने से ये जो प्राइमरी oocyte है ये कन्वर्ट हो जाएगी एक अगुणित संरचना में जिसका नाम है सेकेंडरी oocyte। और ये सेकेंडरी oocyte अभी भी एक सेकेंडरी oocyte किसमें है? ग्रेफियन फॉलिकल में ही है। अब ये सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ ये लेयर किससे बनी थी? पुटकीय कोशिकाओं से बनी थी। तो यहाँ पुटकीय कोशिकाओं की यहाँ पर एक ये क्या हो गई? लेयर है। लेकिन अब की बार ये जो संरचना बनी है, ये जो संरचना है इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी oocyte, और इस पूरी संरचना को हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। इज इट क्लियर? फर्स्ट प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, एंट्रम बनने के बाद अब ये हो गई कौन सी? ग्रेफियन पुटिका अभी भी है, ग्रेफियन फॉलिकल अभी भी है, लेकिन इसमें क्या है? एन नाम, यानी कौन सा है? सेकेंडरी oocyte है। अब क्या होगा? सेकेंडरी oocyte ये जो है इसकी ये लेयर्स क्या हो जाएंगी? रैप्चर हो जाएंगी, फट जाएंगी, और फटने से सेकेंडरी oocyte रिलीज होकर कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और बाहर आने को बोलते हैं ओव्यूलेशन, यानी कौन सी क्रिया हो जाएगी? अंडोत्सर्ग क्रिया हो जाएगी। और अंडोत्सर्ग क्रिया होने का मतलब यह है कि जो सेकेंडरी oocyte है वो यहां से निकलकर इसके अंदर क्या कर चुका है? प्रवेश कर चुका है। किसके अंदर? फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ये मान लेते हैं सेकेंडरी oocyte यहां पर आ गया। अब रिमेनिंग जो सेल्स हैं, कौन से सेल? पुटकीय कोशिकाएं। रिमेनिंग जो सेल्स हैं जो यहां पर बच गई हैं, पुटकीय कोशिकाएं, जो लेयर है, ये जो है इसका क्या होगा? कोई आपसे पूछे कि यहां तो ओव्यूलेशन हो गया, सेकेंडरी oocyte निकल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हो गया है, तो अब आगे क्या होगा? अब हमारे पास दो संभावना है डियर स्टूडेंट। या तो ये है कि ये जो ओव्यूलेशन के टाइम ये जो प्राइमरी सेकेंडरी oocyte जो कहां पहुंचा है? फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा, इसका या तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। अब सिंपल सी बात है, ये अगर फर्टिलाइजेशन हो चाहे ना हो, एक बार आई रिपीट, फर्टिलाइजेशन हो या ना हो, एक बार यहां पर जहां से ये फट के बाहर निकला था वहां पीले रंग के विशेष प्रकार के क्या बनते हैं? कण बनते हैं। और वो कण किसके होते हैं? तो वो कण होते हैं किसके? ल्यूटीन के होते हैं। वो कण किसके होते हैं? ल्यूटीन के होते हैं। किस रंग के? येलो ग्रेन्यूल्स होते हैं। तभी इस बची हुई संरचना को, ये जो बची हुई संरचना है जिसमें पुटकीय कोशिकाएं हैं, इसे हम बोल देते हैं पीत पिंड, या इसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम या पीत पिंड है, ये वास्तव में एक अस्थायी, एक टेम्परेरी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और इससे जो हार्मोन इस समय स्रावित होगा उस हार्मोन का नाम होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो आपसे ये पूछा जाए कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है कॉर्पस ल्यूटियम से या पीत पिंड से। इज दैट क्लियर? एक और बात करें, इससे पहले एक हार्मोन और डिस्कशन हमें करना चाहिए, उसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो मादा में स्पेशली दो ही हार्मोन होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन तो किससे स्रावित हो रहा है, किससे सिक्रेट हो रहा है? पीत पिंड से, जिसका नाम कॉर्पस ल्यूटियम है।
और एस्ट्रोजन जो है कौन सी कोशिकाओं से, इन फॉलिकल सेल से क्या होता है, स्रावित होता है। इन हार्मोन्स का ज्यादा हम डिस्कशन करेंगे जब लोग स्पेशली किसके बारे में बात करें, हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, तब इसके बारे में बात करेंगे। अब आगे चलते हैं। मान लेते हैं कि जो सिंपली जो सेकेंडरी oocyte है ये कहां पर ट्रांसफर हो गया था, ये ट्रांसफर हो गया था स्पेशली कहां पर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर हो गया था। अब फैलोपियन ट्यूब में दो चीजें हो सकती हैं, इसका फर्टिलाइजेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ऐसी कंडीशन में यदि इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो अभी मैं बात कर रहा था कॉर्पस ल्यूटियम, वो पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में बनी रहेगी और लगातार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती रहेगी। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा? और यदि मान लो इस सेकेंडरी oocyte का क्या नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो क्या होगा? तो क्या होगा, जो मैंने बोला था आपको, कौन सा पिंड, वो था कौन सा पिंड, पीत पिंड। वो पीत पिंड जो पीले रंग की संरचना थी, अब वो एक सफेद रंग की संरचना में बदल जाएगा, श्वेत पिंड में बदल जाएगा, जिसका नाम होगा कॉर्पस एब्लिकेंस। और जैसे ही कॉर्पस एब्लिकेंस बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अचानक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप बताएंगे कम क्यों हुआ? क्योंकि जब तक कॉर्पस ल्यूटियम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। अब कॉर्पस ल्यूटियम किस में चेंज हो गई, एक सफेद रंग के पिंड में, उसका नाम क्या है, कॉर्पस एब्लिकेंस है। और कॉर्पस एब्लिकेंस में चेंज होते ही, हार्मोन कम होते ही फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल या स्पेशली हम बोलते हैं पीरियड्स जो है वो क्या हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। पीरियड्स का कंटिन्यूअस चलना ये शो करता है कि फीमेल के अंदर क्या नहीं है, प्रेगनेंसी पीरियड नहीं है। और यदि मान लीजिए कि पीरियड्स रुक जाते हैं तो कंफर्म है कि यहाँ पर चांसेस हैं कि वो फीमेल कैसी हो, प्रेग्नेंट हो। जो मैंने आपको बताया बेटा, वो आज अंडाशय के बारे में बताया है। कल हम बाकी भागों के बारे में, यानी अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस यानी गर्भाशय और वेजाइना के बारे में बात करेंगे। तब तक इस क्लास को देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई कमेंट भी कीजिए। थैंक्स। मुझे देखना